हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज जो चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10वीं का जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है 2022 फरवरी 17 फरवरी को, उसी में साइंस विषय का केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हुए हैं और उसी ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। और जरूर आप लोग पूरे वीडियो देखिएगा और इससे जरूर है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर आएंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न के पास। और पहला प्रश्न है, जस्ता की परमाणु संख्या क्या होती है? यानी कि जस्ता का परमाणु संख्या क्या होती है? जस्ता है क्या? जस्ता एक जिंक है और जिंक है तो एक एलिमेंट है, यानी कि तत्व है। और तत्व जो है तो कैसा तत्व है? तो ये मेटल तत्व है, यानी कि धातु वाला तत्व है। और इसका परमाणु संख्या जो होता है आपको 30 होता है और इसका सिंबल जो होता है, संकेत जो होता है Zn होता है। यानी कि जस्ता का जो परमाणु संख्या होता है वह 30 होता है और इसका सिंबल संकेत जो होता है Zn होता है और परमाणु संख्या जो होता है इसका परमाणु संख्या 30 होता है। इस तरह से आपका हो सकता है लोहा का भी पूछ दे तो लोहा का संकेत होता है Fe, इसका परमाणु संख्या 26 होता है। इस तरह से हो सकता है कैल्शियम का ही पूछ दे तो कैल्शियम का Ca होता है संकेत और परमाणु संख्या 20 होता है। हो सकता है कभी कभी पोटेशियम का ही पूछ दे तो 19 होता है। इसी तरह सोडियम का भी कभी काल पूछ जाता है तो Na11 होता है। कभी काल एल्युमिनियम पूछ देगा Al13 होता है। कभी काल कॉपर पूछ देगा Cu29 होता है। इस तरह से यानी कि क्लास 10वीं में जो है खास करके 1 से लेकर 30 तक के तत्व में से ही कोई न कोई किसी न किसी तत्व का कभी तो संकेत पूछ देगा, कभी परमाणु संख्या उसका पूछ देता। इस तरह से पहला क्वेश्चन था आपका, जस्ता की परमाणु संख्या क्या होती है? यानी कि जस्ता का जो परमाणु संख्या होता है वह 30 होता है, यानी कि Zn 30 होता है। और इस तरह से हम कुछ और इंपॉर्टेंट का चर्चा कर दी है, जैसे लोहा Fe26, कैल्शियम Ca होता है, उसका परमाणु संख्या 20 होता है। पोटेशियम K19 होता है, सोडियम Na11 होता है, एल्यूमिनियम Al13 होता है और कॉपर Cu29 होता है। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण तत्व का परमाणु संख्या और एक्स्ट्रा में हम बता दिए और उसका संकेत भी लिख दिए है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी कि धोबिया सोडा मतलब क्या होता है? कपड़ा धोने वाला सोडा। कपड़ा धोने वाला सोडा का अर्थ क्या हो गया? यानी कि इसका रासायनिक नाम जो होता है, धोबिया सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को ही हम लोग धोबिया सोडा बोलते हैं या धोवन सोडा बोला जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो सूत्र होता है, आप इसका सूत्र जो होता है ये होता है इसका फॉर्मूला Na2CO3 into 10H2। क्या होता है? 10H2, यानी कि Na2CO3 into 10H2। या इसी को हम लोग कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, Na2CO3 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो दोनों बात क्या है? दोनों बात सत्य है, सही है। यानी कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो Na2CO3 into 10H2O, या नहीं तो आपको ऑप्शन में ये नहीं आएगा तो ऐसा लिखा रहे तो इस पे ही टिक लगाना है, यानी कि इसी पे रखना है, इसी पे गोला को घेरना है, पेंट करना है Na2CO3। और
फबिया सोडा का रासायनिक नाम पूछा जाए तो सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपका आता है परवल क्षार का उदाहरण दे। यानी कि क्वेश्चन ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से परवल क्षार कौन है, या निम्नलिखित में से परवल क्षार है। तो निम्नलिखित में से जो परवल क्षार है तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा और उस ऑप्शन को आपको चुनना है। तो हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं, हम लोग परवल क्षार का कुछ एग्जांपल दे देते हैं। जैसे यहां देते हैं एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? प्रबल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से ढेर सारा इसका एग्जांपल होगा। तो आप जान गए प्रबल क्षार का कहेगा निम्नलिखित में से प्रबल क्षार है, तो आप अगर ये दोनों में से कोई एक अगर ऑप्शन में आए तो उस पे क्या करना, आपको टिक लगाना है। यानी कि NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेमेटाइट किस धातु का अयस्क होता है? क्या है क्वेश्चन? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क होता है? क्या है क्वेश्चन? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क होता है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क होता है? यानी कि हेमेटाइट जो है यह लोहा का मुख्य अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क कौन है? हेमेटाइट। लोहा का अयस्क कौन है? हेमेटाइट। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो उस धातु का नाम क्या है? तो उस धातु का नाम है लोहा, यानी कि आयरन। क्या होता है उसका नाम? लोहा यानी कि आयरन। उसका नाम क्या हो जाता है? लोहा। उसका नाम क्या हो जाता है? लोहा यानी कि आयरन। आयरन को Fe संकेत में लिखते हैं, जिसका परमाणु संख्या क्या होता है? 26 यानी कि 26 होता है। क्या होता है? 26 यानी कि 26 होता है। तो इस तरह से आप हेमेटाइट किस धातु का अयस्क होता है, तो वहां पे क्या ऑप्शन में आएगा? आ जाएगा जिंक, आ जाएगा तांबा, आ जाएगा कैल्शियम, आ जाएगा लोहा। तो आप जरूर उसमें टिक लगाइएगा। किसका? तो लोहा। किसका? तो लोहा। लोहा जो है, लोहा धातु का जो है मुख्य अयस्क कौन होता है? हेमेटाइट होता है। कौन होता है? हेमेटाइट। वैसे तो और ढेर सारा अयस्क है इसका, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है। बस इतना ही देखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं सल्फाइड अयस्क का सांद्रण। क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण। क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? यहां विधि पूछा है, प्रोसेस पूछा है, यानी कि कहा है क्या? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? तो फेन उत्प्लावन विधि। किस विधि द्वारा? तो फेन उत्प्लावन विधि। किस विधि द्वारा? तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। तो लिख देते हैं हम यहां फेन उत्प्लावन विधि। किस विधि द्वारा होता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है।
सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? तो क्या जवाब देना है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कहता है अभिक्रिया जिंक और ऑक्सीजन के साथ, यानी कि जिंक और ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराया, बनाया जिंक ऑक्साइड। क्या बनाया? जिंक ऑक्साइड ZnO। किस प्रकार की अभिक्रिया? तो आप देख रहे हैं यहाँ जिंक क्या है? धातु है। जिंक क्या है? धातु है। और इस धातु में कौन जुट रहा है? ऑक्सीजन गैस जुट रहा है। कौन जुट रहा है? ऑक्सीजन गैस जुट रहा है। यानी कि धातु में कौन जुट रहा है? जिंक के साथ किसको रिएक्शन करा रहे हैं? तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बनाया जिंक ऑक्साइड। क्या बनाया? जिंक ऑक्साइड। तो पूछा जाता है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब ऑक्सीजन जुटता है कोई भी धातु में, यानी कि यहाँ जिंक लिया है, जिंक में जब ऑक्सीजन को जोड़ा जाएगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो यह ऑप्शन में आपको आ सकता है अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। यानी कि उपचयन मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी इसको हम लोग बोलते हैं। उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? बोलेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है। और जब ऑक्सीजन का संयोग होगा तो विद्युत ऋणात्मक वाले अवयव का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ऑक्सीजन का संयोग होगा तो विद्युत ऋणात्मक वाले अवयव का मान बढ़ेगा। इसमें हाइड्रोजन का त्याग होता है। जब हाइड्रोजन का त्याग होगा तो विद्युत धनात्मक वाले अवयव का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का इसमें त्याग होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या होता है? त्याग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो होता है वह होता है आपका C6H12O6। इसको हम लोग ऐसे भी लिखा जाता है। ग्लूकोज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। यानी कि ग्लूकोज को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का अर्थ हुआ कि हरे पेड़ पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है भोजन बनाता है, तो उस भोजन में किसका निर्माण करता है? तो इसी चीज का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी कि ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है, सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। और कभी कभी ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछ जाता है ग्लूकोज में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन बना रहता है 5, 6, 7, इनमें से कोई नहीं। तो आप बना सकते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला जानिएगा तो बिल्कुल आप आंसर सही जवाब दीजिएगा। यानी कि अर्थात C6H12O6 होता है। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। यानी कि 6 पे हम क्या करेंगे? टिक लगा देंगे, यानी कि गोला लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो आप जान गए ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसी तरह आपको अगर पूछ दिया जाए कार्बोहाइड्रेट का सूत्र, तो कार्बोहाइड्रेट का भी सूत्र यही होगा C6H12O6।
और ये कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, ये कैसे निर्माण होता है, तो हरी पेड़ पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसका निर्माण करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, ग्रहण होता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कौन सी गैस मुक्त होगी, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण होती है, तो कौन सी गैस लेती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस क्या करती है, ग्रहण करती है और ऑक्सीजन क्या करती है, मुक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन। संचालन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक का कंडक्टर मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा का क्या होगा, चालक होगा। यानी कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या करता है, आप पढ़े हैं, अम्ल जल में घुलकर क्या करता है, आयनों में टूट जाता है। क्या होता है, आयन में टूटता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। तो अम्ल जल में घुलकर आयनों में बट जाता है, आयनों में टूट जाता है। तो आयनीकृत होने के कारण क्या होता है, अम्लीय जलीय विलयन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है, यानी कि विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या करता है, अम्ल जल में आयनित होता है। क्या होता है, आयनित, आयनित होता है। यानी कि आयनों में क्या होगा, आयनों में क्या होगा, अम्ल क्या करेगा, आयनों में टूट जाएगा। जैसे हम एक यहां दिखाते हैं, जैसे HCl एक अम्ल है, इसको अगर हम जल में डाल दिए, H2O में डाले, तो हाइड्रोजन आयन जल में टूटा और क्लोरीन आयन अलग हो गया। जब आयनों में एसिड क्या होता है, जल में घुलकर जब आयनों में टूट जाता है तो वो आयनीकृत हो जाता है, और आयनीकृत होने के कारण वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है, यानी कि विद्युत का चालक होता है। तो हम आशा करते हैं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है स्क्रीन पे, लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, यानी कि मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। यानी कि क्या कहा, लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ, लिथियम एक धातु है, और कैसा धातु है, तो सॉफ्ट धातु है। कैसा धातु है, सॉफ्ट धातु है, और इसको आसानी से हम लोग चाकू या कैंची से क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो लिथियम एक धातु है जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या आया है, लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम, अब देखते हैं लिथियम का सिंबल होता है Li3। क्या होता है, Li, और इसका परमाणु संख्या जो होता है 3 होता है। तो इसको हम शेल पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। शेल पे हम खींचते हैं, तो पहला घर में क्या खाता है, 2 इलेक्ट्रॉन खाता है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 3 ही है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 ही है। तो पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन खा लिया, तो शेष बचा इसके पास कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला घर हुआ, और ये क्या हुआ, अंतिम घर हुआ। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहता, तो बाह्यतम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, आंसर 1 होगा। यानी कि लिथियम के बाह्यतम शेल में जो है इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसका उत्तर हो जाएगा कौन चीज, इसका उत्तर हो जाएगा 1। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। कहता है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व होता है, यानी कि आवर्त सारणी के शून्य समूह।
शून्य समूह वाले तत्व को हम लोग 18वां वर्ग बोलते हैं। क्या वर्ग बोलते हैं? 18वां। आवर्त सारणी में 18वां वर्ग में जो है शून्य समूह का सभी तत्व को रखा गया है, और शून्य समूह में जो उपस्थित तत्व होता है, टोटल तत्व की संख्या 6 होती है, और शून्य समूह के अंतर्गत सभी अक्रिय तत्व को रखा गया। कौन तत्व को रखा गया है? अक्रिय तत्व, यानी कि नोबेल गैस को रखा गया है, उत्कृष्ट गैस को रखा गया है, इनर्ट गैस एलिमेंट को क्या किया गया? रखा गया। कौन चीज में? शून्य वर्ग में। तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन हो जाएगा? सभी अक्रिय तत्व हो जाएगा। तो अक्रिय तत्व के अंतर्गत आता है आपको, पहला आता है हीलियम। पहला कौन आता है? हीलियम। दूसरा आता है नियोन। दूसरा कौन आता है? नियोन। और तीसरा आता है आपका आर्गन। और चौथा आता है आपका कौन चीज? क्रिप्टॉन। और पांचवा आता है ज़ेनॉन। और छठा आता है आपका रेडॉन। यानी कि आपका आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व टोटल कितने आता है? तो हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, ज़ेनॉन आता है और रेडॉन आता है। इस तरह से अगर सबका अगर परमाणु संख्या के बारे में चर्चा किया जाए तो इसका परमाणु संख्या होता है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है, और आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, और क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या Kr 36 होता है, और इस तरह से ज़ेनॉन का जो परमाणु संख्या होता है Xe संकेत होता है और 54 होता है। इस तरह से रेडॉन यानी कि Rn, और इसका जो परमाणु संख्या होता है 86 आता है। रखा गया है किसमें? आवर्त सारणी के शून्य समूह। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? सभी अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व को 18वां वर्ग में रखा गया है, और 18वां वर्ग को ही हम लोग क्या कहते हैं? शून्य समूह कहते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह कहते हैं। और जितने भी ये अक्रिय तत्व है, ये तत्व किसी भी अन्य तत्व से क्या करता है? अभिक्रिया नहीं करता है। इसका सभी अंतिम कक्षा में जो उपस्थित सिर्फ हीलियम परमाणु को छोड़कर, किसको छोड़कर? तो सिर्फ हीलियम परमाणु को छोड़कर बाकी जो ये पांचों तत्व है, ये पांचों तत्व के बाह्यतम कक्षा में, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसीलिए इसका वैलेंसी शून्य होता है। वैलेंसी अर्थात क्या हुआ? संयोजकता जो होता है इसका क्या होता है? शून्य होता है। सभी अक्रिय तत्व का संयोजकता क्या होता है? शून्य होता है। और इस यानी कि हीलियम परमाणु को छोड़कर बाकी जितने भी ये पांचों तत्व है, सभी तत्व के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। तो हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और अगला क्वेश्चन आपका है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा तत्व होता है? यानी कि सबसे अधिक कहा विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन होता है? तो सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व जो होगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व जो आएगा वो आएगा आपको फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन हो जाएगा? तो फ्लोरीन। 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 फ्लोरीन का सिंबल F होता है, और परमाणु संख्या लिया जाए तो परमाणु संख्या यानी कि 9 होता है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, और फ्लोरीन जो होता है सबसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है जल के विद्युत अपघटन में, क्या कहा क्वेश्चन? जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है?
कैथोड, कैथोड एक किरण है, एनोड और कैथोड एक किरण है, और उस पे क्या कहता है, कैथोड पे कौन सी गैस, कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है, यानी कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, हमारे शरीर का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। यानी कि शरीर का पीएच मान पूछा जाए तो 7.0 से लेकर 7.8 तक, तो इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, 7.0 से 7.8 होता है। कितना होता है, 7.0 से 7.8 होता है, 7.0 से 7.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। लिखा है H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, तो ये H2SO4 एक क्या है, अम्ल है। इस तरह से ढेर सारा पूछ सकता है, कभी पूछ देगा HCl क्या है, तो वह भी अम्ल है। कभी पूछ देगा H2SO4 क्या है, वह भी अम्ल है। कभी पूछ देगा H2CO3 क्या है, तो वह भी अम्ल है। तो H2SO4 क्या है, तो एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। इस तरह से आपको यह जरूरी नहीं है कि H2SO4 ही पूछा जाए, कुछ भी पूछ सकता है, कोई एसिड दे करके पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है संश्लेषित सूचक का उदाहरण है। संश्लेषित सूचक, संश्लेषित मतलब क्या होता है, मानव के द्वारा बनाया गया, यानी कि कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक का उदाहरण है, तो कृत्रिम सूचक का उदाहरण कौन हो जाएगा, आपका कृत्रिम सूचक का उदाहरण हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। मेथिल ऑरेंज क्या करता है, अम्लीय विलयन में लाल कर देगा। मेथिल ऑरेंज क्या करेगा, अम्लीय विलयन में लाल करेगा और क्षारीय विलयन में पीला कर देता है। मेथिल ऑरेंज क्या करेगा, अम्लीय विलयन में लाल करेगा, क्षारीय विलयन में पीला करेगा। मेथिल ऑरेंज एक सूचक है जो क्या करता है, अम्लीय विलयन में जाकर के वह क्या करेगा, लाल कर देगा, और क्षारीय विलयन में जाकर के क्या करेगा, पीला कर देगा। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज। तो ये आर्टिफिशियल सूचक है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया सूचक है, यानी कि इसीलिए इसको संश्लेषित सूचक कहते हैं, और संश्लेषित सूचक का उदाहरण बोला गया। आपको ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है, वहां दे देगा आपको हल्दी, लिटमस पात्र, उसमें से और दे देगा मेथिल ऑरेंज, इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मेथिल ऑरेंज। मेथिल यानी कि यह जरूरी नहीं है संश्लेषित सूचक सिर्फ मेथिल ऑरेंज ही होगा, संश्लेषित सूचक में फिनोल्फथेलिन भी होता है। कौन आता है, फिनोल्फथेलिन। कौन आता है, फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन भी आता है। यानी कि संश्लेषित सूचक का उदाहरण कौन हो जाएगा, संश्लेषित सूचक का उदाहरण मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में क्या करेगा, अम्लीय विलयन में लाल कर देगा, और क्षारीय विलयन में क्या करेगा, पीला कर देगा। और
फिनोल्फथालीन क्या करेगा, अम्लीय विलयन में रंगहीन करेगा, अम्लीय विलयन में क्या करेगा, रंगहीन करेगा, और क्षारीय विलयन में क्या करेगा, गुलाबी करेगा। फिनोल्फथालीन अम्लीय विलयन में क्या करेगा, रंगहीन करेगा, क्या करेगा, रंगहीन करेगा, और क्षारीय विलयन में गुलाबी करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। तो यहां देखते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं CO2, इसको जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाएगा H2CO3, अर्थात ये क्या बनाया, कार्बोनिक अम्ल। क्या बना दिया, कार्बोनिक अम्ल। क्या बना दिया, कार्बोनिक अम्ल। तो आप देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाया, तो कार्बोनिक अम्ल बना दिया। क्या बनाया, कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाया, कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 बनाया। क्या बनाया, कार्बोनिक अम्ल, यानी कि H2CO3 बना दिया। उसी प्रकार अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। कॉपर पायराइड्स का रासायनिक संगठन क्या होता है? कॉपर पायराइड्स का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो CuFeS2 क्या होता है, CuFeS2 ये क्या होता है, किसका होता है? तो कॉपर पायराइड्स का रासायनिक संगठन क्या होता है, CuFeS2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु जो होता है वह होता है सोना। कौन होता है? सोना। इसीलिए सोना में जंग जल्दी नहीं लगता है, यानी कि जंग नहीं के बराबर लगता है सोना में। और मुक्त अवस्था में जो पाए जाने वाला धातु होगा वह सोना होता है, और सोना क्या होता है, सोना होता है। और सोना का सिंबल होता है Au, और परमाणु संख्या का चर्चा किया जाए तो 79 होता है। कितना होता है? 79। कितना होता है? 79। ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। यानी कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है? तो सोना। कौन है? तो सोना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। कहता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक पूछा जाए तो आपको पोटेशियम होगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होगा? पोटेशियम। और उसके बाद कौन आता है? तो कैल्शियम आता है। और उसके बाद कौन आता है? तो कैल्शियम के बाद आपको आ जाएगा कौन? सोडियम। कैल्शियम के बाद कौन आ जाएगा? सोडियम। यानी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पूछा जाए तो पहला क्या देना है? पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होगा। उसके बाद अगर सेकेंड क्रियाशील पूछा जाए तो आपको कैल्शियम आएगा, और थर्ड पे कौन आएगा? सोडियम आएगा। यहाँ पे कौन आंसर आ जाएगा? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसमें लिखेंगे, जवाब देंगे पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम। कौन धातु? पोटेशियम। और पोटेशियम धातु को भी सरलता रूप से क्या कर सकते हैं? चाकू से या छुरी से काट सकते हैं। यहां कौन हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम धातु। कौन धातु? तो पोटेशियम धातु। कौन धातु? तो पोटेशियम धातु हो जाएगा। और पोटेशियम जिसका परमाणु संख्या होता है 19। जिसका परमाणु संख्या क्या होता है? 19 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है पीतल किसकी मिश्र धातु है? 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 तांबा और जस्ता का मिश्र धातु कौन है? पीतल। पीतल किसका किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता। किसका? तांबा यानी कि Cu तथा जस्ता।
जस्ता, जस्ता मतलब जेड है। तांबा और जिंक का मिश्र धातु क्या है? पीतल है। यानी कि पीतल जो है किसका किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।